अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। मैं शाहिद इकबाल आप सब लोगों का इन्फोटिप लेक्चर सीरीज के फोर्थ वेबिनार में खैर मकदम करता हूँ। आज तिब्बे यूनानी के एक बहुत ही अहम टॉपिक मिजाज अ गाइडिंग टूल फॉर क्लिनिकल प्रिसीजन पर डिस्कस और डॉक्टर तारिक नदीम सर डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर अतिब्बा जो यूनानी प्रैक्टिस करते हैं उनको क्लिनिकली मिजाज को कोरिलेट करने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस टॉपिक का इंतखाब किया गया है। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर डॉक्टर सबा खान को इनवाइट करता हूँ कि मैम आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सबा खान। थैंक यू डॉक्टर शाहिद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। तो एज जैसे डॉक्टर शाहिद ने ऑलरेडी हमें बताया, दिस इज द लेक्चर सीरीज ऑन क्लिनिकल अपडेट्स और आज का हमारा टॉपिक है मिजाज गाइडिंग टूल फॉर क्लिनिकल प्रिसिशन। तो हम सबको पता है कि इट इज मिजाज which forms our personality, and it is our mizaj that differentiates us from others. Uh, it is this mizaj which makes a certain group of people more susceptible to certain set of diseases and less susceptible to other set of diseases. So this concept of Unani medicine is the reason behind different reactions of different individuals to a given set of exposures or treatments. तो इनफैक्ट इट इज दिस, ये मिजाजी है जिसकी वजह से हमारा जो यूनानी का पूरा होलिज्म का कॉन्सेप्ट है व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एंड इट इज दिस मिजाज व्हिच enables us to give personalized treatments to individuals according to their body type. तो अब सवाल आता है, हाउ डू वी assess this mizaj, and how can this assessment help us in taking better clinical decision in terms of better and precise diagnostics as well as treatment. तो आज के सेशन में हम इन्हीं क्वेश्चंस के जवाबों को एक्सप्लोर करेंगे। हमने अपने गेस्ट लेक्चर के लिए डॉक्टर तारिक नदीम खान साहब को इनवाइट किया है। डॉक्टर तारिक नदीम खान साहब is currently the HOD of the Department of Kulliyat at National Institute of Unani Medicine, Bangalore. He is also been chiefly involved in the development of the mobile-based application for Mizaj assessment, which is known as the Mizaj app. He is also the author of several books on various topics of Unani medicine, including one that is titled Mizaj-e-Insani, Tafheem, Shanakhti, Tariqe-kar aur Itlaqi Umur. Sir has also written some 57 research publications, and he is also the member of Board of Studies for postgraduates of Unani Medicine at the Rajiv Gandhi University of Health Sciences. He is also on the editorial board of Tarjuman-e-Tib, which is the peer-reviewed journal of NIUM. So, without any further ado, I humbly request uh, Dr. Tariq Nadeem Khan Sahab to please begin with this lecture. सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जितने भी लिसनर हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। अभी ये जो आज का टॉपिक है मिजाज का, इसके बारे में मुझे हमारे बहुत ही अजीज डॉक्टर मलिक इतरत साहब ने कहा कि आप तारिक भाई एक पेपर मिजाज पे इस तरह से प्रेजेंट कर दीजिए कि जो कि प्रैक्टिशनर की भी मदद कर सके और उस पे के ज़रिए से थोड़ा सा उसकी डिस्क्रिप्शन मिजाज की कि मिजाज दरअसल है क्या, इसकी हमारे यहाँ मीनिंग क्या है, इतनी इम्पोर्टेंस अतिब्बा ने क्यों दी है, कि जितनी भी कदीम अतिब्बा हैं या जो हैं उन्होंने सब ने इसके बारे में जितना वो लिख सकते थे लिखा है। यहाँ तक कि इब्ने रुश्द ने भी पूरा एक, जबकि इब्ने रुश्द ने बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है या बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मिजाज के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी किताब में लिखा है। तो शाहिद साहब ने या मलिक साहब ने ये सब कहा, तो उसमें मैंने कोशिश की है, हो सकता है कि आप लोगों के कुछ समझ में आए या कुछ आप लोगों के काम की बात यहाँ पे आज हो सके, तो मैं ये कोशिश करूँगा।
तो मसला ये है कि जब हम लोग यूजी में आते हैं या पीजी में पहुंचते हैं या उसके बाद प्रैक्टिस में पहुंचते हैं, तो अगर हमारा ताल्लुक, और जाहिर सी बात है कि सबका ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात से हो भी नहीं सकता, तो उसमें बस एक यही एक रह जाती है कि मिजाज एक ऐसी कैफियत जो मुख्तलिफ अरकान के बाहम मिलने और फेलो इनफाल करने, तो ये डेफिनीशन जो हम पढ़ते हैं बस उसी तक, या थोड़ा बहुत कोशिश कर लें आपस में डिस्कशन कर लें या किसी से, तो थोड़ी बहुत क्लियर तो हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ समझने की ये है कि मिजाज का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि दुनिया का जितने भी सिस्टम हैं, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, तिब से रिलेटेड, सारे ही सिस्टम में ये या इस तरह से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट को बयान किया गया है। जैसे आयुर्वेदा में, तो आयुर्वेदा में उन्होंने प्रकृति के नाम से इसे बयान किया है, और बहुत ही ज़ोर शोर से और बहुत ही डिटेल के साथ वो अपने इस नज़रिए को बयान करते हैं, और उसकी जो भी हो सकती है वो उसकी दलीलें भी पेश करते हैं उसको सही होने का। इसके अलावा अगर मॉडर्न मेडिसिन में या मॉडर्न जो साइकोलॉजी है उसमें देखें, तो पर्सनालिटी के नाम से जो है एक कॉन्सेप्ट मिलता है जो हमारे मिजाज के, यानी कि मतलब वही जो इनकी रूह है तमाम नज़रियात की। या चाइनीज़ मेडिसिन में, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, आज के पहले तो उनके अपना अलग नाम है जो कि हम लोग ले भी नहीं सकते, पता नहीं क्या, लेकिन ये कि वो जो ट्रांसलेट करते हैं उसे इंग्लिश में तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, जैसे हम लोग टेम्परामेंट यूज़ करते हैं। तो हर जगह मौजूद है, और इन सभी का एक जो रूह है वो ये है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब एक जैसे दिखने के बावजूद एक जैसे नहीं। उनमें आपस में उनके सोचने के जो तरीके हैं, उनके जो फिजिक है, उनकी जो साइकोलॉजिकल जो उनके अफाल हैं या रिएक्शंस हैं और एक्शंस हैं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो जब ये बात है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको एक साथ असरअंदाज करें, एक ही तरह से असरअंदाज करें, और फिर वो जो असर हुआ है वो एक ही तरह की चीज़ों से सही भी हो जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है, हर एक आदमी इसको मानता है कि हाँ, ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ 10 लोगों को एक ही तरह से और एक ही लेवल पे इफेक्ट करे, और जब उसका इफेक्ट हो जाए उन 10 लोगों में, तो कोई दूसरी चीज़ एक ही मिकदार में एक ही तरीके से इस्तेमाल करने के बाद उस इफेक्ट को ख़त्म कर दे, यानी कि सेम दवा। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब इस चीज़ को मानते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ को मिजाज के नाम से बयान किया गया। जितनी भी पैचीज हैं उन सबसे कहीं ज़्यादा डीप ले जा करके इस नज़रिए को तिब्बा ने पेश किया। जैसे पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न साइकोलॉजी में, उसकी शुरुआत होती है पैदाइश के बाद। यानी उसमें कोई भी माँ बाप की तरफ से या खिलकी कोई चीज़ पर्सनालिटी में इन्वॉल्व नहीं होती। किसी की पर्सनालिटी बनने का जो तरीका है वो हम देखते हैं कि वो पैदाइश के बाद के जो है वो बयान करते हैं कि माइंड के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस, तो उससे जो है पूरी पर्सनालिटी बनती है। इसी तरीके से आयुर्वेदा का जो प्रकृति का नज़रिया है उसमें वो अपनी अखलाक को बेस बनाते हैं कि अखलाक जो उनके 3 हैं, वाता, पिता और कफा, उनकी बेस पे प्रकृति या मिजाज बनता है किसी भी शख्स का। तो इसीलिए उनके यहाँ जो टाइप्स हैं वो 7 हैं। हमारे यहाँ जो है वो सबसे बेसिक, सबसे डीप, यानी कि हमारे यहाँ के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके आपस में मिलने के बाद, मिलने की वजह से जो एक कैफियत बदन में पैदा होती है वो मिजाज। और ये चूंकि हमने अरकान का, हमारे तिब्बा ने अरकान का लफ्ज लगा दिया, इसलिए ये चीज़ जो है वो मवालिद सलासा में, ऑल 3 क्रिएचर्स में चली जाती है। अब अखलाक का ताल्लुक, जाहिर सी बात है कि किसी भी मेटल से नहीं हो सकता, है ना, किसी, यहाँ तक कि प्लांट से भी नहीं हो सकता। इसलिए उनकी जो प्रकृति की थ्योरी है वो सिर्फ जानवरों को और इंसानों को डील करती है। लेकिन हमारी मिजाज की थ्योरी ना सिर्फ ये कि इंसानों को, हैवानात को, नबातात को, बल्कि जमादात को भी डील करती है। तो वहां से पूरा एक शुरू होता है। तो जैसा हमें पता है कि इल्म तिब के बारे में जो हमारे तिब्बा ने डेफिनेशन दी है कि इसका मौजू बदन इंसान है, और इस पूरी डेफिनेशन जो कि आप सब लोगों को पता ही होगी, सबसे खास बात जो लगती है वो ये है कि इसमें मर्ज का नाम ही नहीं है। इस पूरी डेफिनेशन में जो तिब की डेफिनेशन है, तिब का मतलब ये है कि इलाज और मुआलजा आम फहम जबान में,
उसमें मर्ज या अमराज का या डिजीज का नाम ही नहीं है, सिर्फ सेहत की बात है कि अगर सेहत हासिल है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर जायल हो गई है तो उसको वापस लौटाने की कोशिश की जाए। है ना। तो यानी जो हमारे यहाँ एक ये भी एक बड़ी चीज है कि जो हम होलिज्म की बात करते हैं या उसकी, तो उसमें सबसे बुनियादी चीज जो है वो यही है कि अतिब्बा ने कहा कि जो नेचुरल स्टेट है, जो तबई स्टेट है बदन की, वो सेहत है। अब अगर सेहत नेचुरल स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि अगर मर्द लायक हो रहा है तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, नेचुरल नहीं है, तबई नहीं है। और अगर तबई नहीं है, नेचुरल नहीं है, एबनॉर्मल है, तो जाहिर सी बात है कि उसके कुछ असबाब होंगे। तो इसी तरीके से अतिब्बा ने यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन हमारे तिब का दे दिया डेफिनेशन के लिहाज से कि इल्मी और अमली। तो इसमें इल्मी में वो चीज़ें रख दी उन्होंने जो अमली के लिए ज़रूरी थी, यानी उमूर तबैया का इल्म, असबाब का इल्म, अमराज का इल्म, अलामात का इल्म, और जो हालत सेहत है और हालत मर्ज है जो हालात हैं उनका इल्म। फिर इन सारे उलूम को जब हम सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो इन सब का इस्तेमाल होता है ना, जिसको कहा जाता है इतलाफी पहलू, अप्लाइड एस्पेक्ट। तो ये इन सब का अप्लाइड क्या है कि वो तिब्बे अमली, उसे तिब्बे अमली का नाम दे दिया कि आप जब अमल कर रहे हैं अपने क्लिनिक में बैठ के, तो इन सारे जो इल्म आपने सीखे हैं उसकी बुनियाद पे किस तरीके से आप काम करेंगे। है ना। तो यहाँ पर एक मेन जो एक क्लासिफिकेशन है हालात बदन का, और वो आगे आज तक हमेशा काम आता है, चाहे अमली मैदान हो चाहे इल्मी मैदान हो। तो उसमें यह है कि सेहत और मर्ज, बदन के दो हालात हैं। और मतलब मेन तो ये दो ही हैं। कुछ लोग जालिनूस ने एक तीसरी हालत भी बता दी है, लेकिन फिर बाद में जालिनूस के बताए हुए उस तीसरी हालत को अतिब्बा ने शुमार तो किया है, बताया भी है, गिनाया भी है, लेकिन कहीं उसकी फिर आगे जिक्र नहीं किया। जैसे आप अगर तदबीर हिफ्ज़ान सेहत में जाएंगे तो तदबीर सेहत मिलेंगी, तदबीर तदाबीर मर्ज मिलेंगी, तदाबीर हालत सालसा कहीं बयान नहीं है। है ना। तो इसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी जो तदाबीर हैं वो सब दो ही हालात के लिहाज से हैं। तो तीसरे हालत इतनी कोई वो नहीं है जिसको, और बहुत सारे अतिब्बा ने उसको बिल्कुल ही ये कर दिया कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल सेहत और मर्ज, फिर मर्ज जो है जाहिर सी बात है, हमें पता है कि दो ही तरीके के होते हैं, सुए मिजाज और सुए तरकीब। इसमें भी एक चीज़ है कि तीसरी जो किस्म है तफर्रुक इत्साल, तो वो सुए तरकीब की ही एक किस्म है। और चूंकि उसमें एक जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो बोन में हो, चाहे आर्टरी में हो, चाहे वेन में हो, चाहे जिल्द में हो, चाहे लहम में हो, चाहे शहम में हो, यानी कि अगर वो कट लग गया है वहाँ पे कोई भी चीज़ उसमें, और वो दो जो मिले हुए थे पहले जिनमें अत्साल था वो अलग अलग हो गए, तो उसको तफर्रुक कर दी, क्या कह दिया, तफर्रुक अत्साल। तो वो है सुए तरकीब की ही अ, एक किस्म। मेनली हमारे यहाँ ये सुए मिजाज और सुए तरकीब। अब इन दोनों में से भी सुए तरकीब का क्या मतलब है? सुए तरकीब का मतलब है कि एक ऐसा मर्ज जो कि खास तौर से बहुत मुश्किल से लेकर के और नामुमकिन की हद तक जिसे हम ठीक कर सकते हैं, तबीब जिसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसके तरकीब या उसके बेसिक स्ट्रक्चर में खराबी आ गई। है ना। सुए तरकीब का क्या मतलब है कि उसकी सूरत नोइया में, या जो उसकी स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर है, मॉलिकुलर जो स्ट्रक्चर है या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसमें खराबी आ गई। इसकी बहुत ही कॉमन मिसाल हमारी ये जो रेफ्रेक्टिव एरर्स हैं आंख के, वो है कि जितनी स्फेरिकल हमारी आई बॉल होना चाहिए उतनी नहीं रहती, इसलिए इमेज या तो पहले बन जाती है या बाद में। तो इसका कोई इलाज दवाओं के जरिए से मुमकिन ही नहीं है। तो सुए तरकीब का इलाज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो सुए मिजाज है वो उनके साथ एक ये है कि आम तौर पे जो अमराज होते हैं वो सुए मिजाज के ही होते हैं, मिजाज से ताल्लुक रखने वाले अमराज ही होते हैं, और उनका इलाज भी मुमकिन है। तो इलाज भी मुमकिन है, और ज़्यादातर अमराज भी यही होते हैं जो मिजाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए मिजाज के बारे में तो हर तबीब को और हर एक तिब की तालीम को पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि ये है क्या, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, कैसे आया, क्या होता है, और किस तरीके से ये असर करता है, या क्या इसकी वजह है जो इसकी वजह से कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। है ना। तो मिजाज की जो गैर तबई हालत है उसके बारे में अतिब्बा ने बताया कि दो तरीके से हो सकती है, एक तो सादा और एक मादी। यानी कि जो अमराज होंगे, जो मरीज आपके पास आएंगे या आते होंगे,
तो वो या तो सुए मिजाज सादा के होंगे या सुए मिजाज मादी के। इनमें भी ज्यादातर सुए मिजाज मादी के ही होते हैं, सुए मिजाज सादा के बहुत कम जो है मरीज होते हैं। अब ये जो चीज है कि यहाँ पर अतिब्बा इसकी बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें बताते जा रहे हैं कि सुए मिजाज मादी के सबसे ज्यादा मरीज होते हैं या होंगे या मिलेंगे या सबसे ज्यादा जो खराबी आती है इंसान के बदन में, सेहत में, वो मादे की वजह से आती है। तो ये एक तरफ बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि जहां पर उन्होंने हिफ्ज़ान सेहत की बात करी और असबाब सित्ते ज़रूरिया का जिक्र किया, तो वहां पर सबसे पहले हवाए मुहीत को रखा, एटमॉस्फेरिक एयर को, उसके बाद माकूल व मशरूब। अब माकूल व मशरूब क्या है? वो यही मादा है ना, जिसकी वजह से अमराज हो रहे हैं। क्योंकि हमारे बदन में जो भी मादा है, जैसा भी मादा है, जहां भी है, वो सब का सब माकूल और मशरूब के जरिए से ही बनता है। इसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं है जिससे कि हमारे बदन में कोई मादा बन सके। यानी कि इंसान जब से पैदा हुआ है तो वो एक मादा जो पिन पॉइंट के बराबर अपने माँ बाप से लेता है ना, उसके बाद उसमें जो उसका असल है, उसमें जो इजाफा होता है, उसकी नमू होती है, वो सारी माकूल और मशरूब के जरिए से हासिल किए गए मादे से होती है। तो वहां पर भी उन्होंने, तो अतिब्बा ने जो जो चीज जहां जहां बयान की है वो बहुत ही साइंटिफिक और सोचे समझे अंदाज में बयान की है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे उन्होंने कुछ कह दिया और दूसरी जगह पे कुछ। तो तिब का जब हम मुताला करते हैं डीप तरीके से और अपने दिमाग के चारों तबक रोशन करके, तो उसमें ये बात बिल्कुल सामने आ जाती है कि जो भी जहां भी अतिब्बा ने बात की है वो एकदम दूसरी जगह के रिलेशन में है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई भी बात ऐसे ही कह दी है ना। तो जैसे यहाँ पर जब उन्होंने मर्ज को समझाया, अमराज की बात करी, तो सीधी तौर पे लिखते चले गए कि वो अमराज जो कि गैर तबई मादे की वजह से होते हैं वही आम है। और वहां उन्होंने सबसे पहले हवा के बाद, जाहिर सी बात है कि हवा तो चूंकि रूह के जरिए से हरारत गरीजिया को सपोर्ट मिलती है, तो रूह बनने का जो अमल है वो तो हर वक्त चाहिए इंसान को, हर सेकंड पे। क्योंकि उसके वजह से फिर अगर उसके अंदर की जो हरारत है वही खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो दूसरी चीज उन्होंने रखी वो माकूल व मशरूब, यानी कि जो भी चीज हम पीते हैं और जो भी चीज हम खाते हैं उसको रखा। फिर बाद में इसके हरकत सुकून बदनी। अब हरकत सुकून बदनी काहे पे इफेक्ट करती है? माकूल व मशरूब पे या मादे पे बदन के। और हमारी जो चीजें हैं जो हमें जिंदा रखती हैं हरारत बनाने की, उस पे, यानी कि पहला हवाए मुहित जिससे कि हरारत बनती है, दूसरी जिससे हमें मादा हासिल होता है। बाकी के जो चार हैं वो चारों दरअसल मेन इफेक्टर हैं। जो कहा ना कि असबाब फाइला, फाइला मतलब एक्टिव यानी असर करने वाले, तो रियल जो असर करने वाले हैं वो बाकी के चार हैं। शुरू के दो तो बिल्कुल ही एसेंशियल हैं, बल्कि एक तरीके से जो हम हैं, इंसान का जो बदन जिन चीजों से बना है माती तौर पे, उनको उनके लिए एक तरीके से सपोर्ट या कुमक जैसे कहते हैं ना, रसद, वो पहुंचाते हैं पहले दोनों। यानी हरारत गरीजिया को जो सपोर्ट चाहिए वो रूह से मिलती है, और हमारी जो रतूबत गरीजिया है उसको जो सपोर्ट चाहिए वो माकूल व मशरूब से मिलता है, अखलाक के जरिए से, अखलाक बन के, रतूबत दमविया बन के। और बाकी के जो है हरकत सुकून बदनी और हरकत सुकून नफसानी, नौमो यकजा और एहतवास इस्तफराग, ये चारों जो हैं तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए या उस पर इफेक्ट डालते हैं। कि अब मान लीजिए मादा ज्यादा है तो हरकत सुकून बदनी अगर हम बढ़ाएंगे तो वो अलग अलग, वो सब पता ही है आपको। मुझे जो खबर मिली है वो ये है कि ये जो इसमें जितने लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं शाहिद साहब के इस ग्रुप में, वो ज्यादातर हिफ्ज़ान सेहत से ताल्लुक रखते हैं। तो बहरहाल तो उन्हें ये सारी चीजें तो मुझसे भी सही से ज्यादा पता होंगी, उनके डिपार्टमेंट का मामला है ये। तो ये चीज है, तो कुछ भी हम कहीं भी अगर देखेंगे तो उसमें हमें ये चीज नजर आएगी, है ना। तो एक चीज अब नजरिए मिजाज, अब है क्या ये नजरिए मिजाज? हम एक किताबों में जो पढ़ते हैं, जो हमें बताया जाता है, वो तो एक सिंपल डेफिनेशन है ना, कि मुख्तलिफ अरकान आपस में मिले और मिलने के बाद बदन में या किसी भी मुरक्कब में एक नई, है ना, एक नई कैफियत जो कि तमाम मुरक्कब में बिल्कुल एक जैसी है, वो पैदा होगी। और उस कैफियत को हम मिजाज कहते हैं। तो मिजाज के बारे में तिब्बा ने कहा कि ये कैफियत है, ये कैफियत चार तरह की मुख्तलिफ कैफियत से जो है मुंसलिक होती है, जुड़ी हुई होती है, या उसके रिलेशन में हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत होती है।
इन चारों में से दो कैफियत जो है वो फाइल हैं, हरारत और बरूदत, और दो कैफियत मुनफाल हैं, रतूबत और यबूसत। तो अब इन चार कैफियत को अतिब्बा ने दो कैफियत दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, एक तो फाइल और एक मुनफाल। लेकिन अब दूसरी और जगहों पर उन्होंने जो साफ तौर पे नहीं लिखा है कहीं, लेकिन बिटवीन द लाइन्स उन्होंने बिल्कुल क्लियर अंदाज में लिखा है, और वो हमारे नजरिए मिजाज को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि चूंकि मवालिद सलासा का जिक्र किया है तिब्बा ने, तो इसलिए ये चारों रतूबा, चारों कैफियत उन्होंने डिटेल में बयान की हैं। लेकिन अगर जमादात को छोड़ दें तो नबातात, हैवानात और इंसान, जो कि हैवानात की ही एक टाइप है, उनमें यानी जिंदा चीजों में अगर हम देखें, लिविंग थिंग्स के अंदर अगर हम मिजाज को के नज़रिए को या कैफियत को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ मिलती है हमें कि जो दो कैफियत हैं वो दरअसल वजूदी हैं, यानी कि एग्जिस्टेंस अपना रखती हैं, और जो बाकी दो कैफियत हैं उनका कोई वजूद नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ एज्यूम की हुई कैफियत है। तो जो जो मौजूद हैं वो दरअसल हरारत और रतूबत है ना, जिंदा लिविंग थिंग्स के लिहाज से हरारत और रतूबत ये दो कैफियत हैं जो कि अपनी प्रेजेंस रखती हैं जिंदा चीजों में, और बरूदत और यबूसत अपनी प्रेजेंस नहीं रखती। ठीक, तो ये एक बड़ी चीज है जो जो कि अगर आप कहोगे ये कहाँ लिखा है, तो डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत सारी जगहों पे लिखा है। जैसे उन्होंने जिंदगी को जब बयान किया तो उन्होंने कहा कि जिंदगी के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, वो आपने हमेशा ही पढ़ा होगा कि जब इंसान का वजूद बनता है या उसका वजूद कायम होता है, तो एक मादा होता है जिसे रतूबत गरीजिया कहा गया, और एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसे हरारत या हरारत गरीजिया कहा गया। तो इन दोनों के मिलने से ही किसी इंसान का वजूद बनता है या किसी भी जानदार का, है ना। और अगर हम बाद में देखें कि साहब हरारत और रतूबत यही दोनों जरूरी क्यों हैं, बरूदत और यबूसत की मतलब प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा क्यों? तो जिंदा चीज में आप देखिए कि हरारत के बिना कोई जिंदगी का इम्कान ही नहीं है। जैसे अगर मॉडर्न साइंस में अगर आप जा करके देखें कि व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी लिविंग थिंग, किसी भी जिंदा चीज की खास खास अफाल या उसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो उसमें कुछ अफाल वो बताते हैं, क्योंकि साइंस ऐसे ही किसी चीज को तो मान नहीं लेती, उसे सबूत चाहिए। तो सबूत में वो बताते हैं कि जिस चीज के अंदर नमू होगी, ग्रोथ होगी, जिस चीज के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, जिस चीज के अंदर एक्शंस होंगे, जिस चीज के अंदर रिएक्शंस होंगे, तो और भी ऐसे ही दो चार चीजें हैं, तो वो जो चीज अपने आप को, अपने नस्ल को, अपने नौ को, अपनी स्पेसीज को बढ़ाने की सलाहियत रखती होगी, तो वो चीज जिंदा कहलाएगी। और इन सब चीजों के लिए किस चीज की जरूरत है? हरारत की, है ना। हरारत की सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसके बाद फिर रतूबत की। रतूबत क्या है? रतूबत कुछ नहीं, सिंपल एक मादा है ना। ये मादे की शुरुआत कहाँ से होती है? इस मादे की शुरुआत होती है रतूबत गरीजिया से, जो कि स्पर्मेटिक फ्लूइड या स्पर्म और ओवम से किसी भी इंसान को हासिल होता है। उसके बाद फिर उसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है उसकी रतूबत की, और वो एक लिमिटेड हद तक ही जो है जिंदगी फराहम कर सकती है। इसलिए कुदरत ने ये निज़ाम बना दिया कि उसे खून के जरिए से सपोर्ट दिया जाए, रतूबत दमविया के जरिए से। और ये सपोर्ट वो जब तक ये सपोर्ट कौन फराहम करता है? बदन के आज़ा, है ना। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, जिसमें के लेवर वगैरह सब शामिल हैं, जैसे हम क़ुव्वा तवैया कहते हैं, तो क़ुव्वा तवैया का मेन फंक्शन क्या है, जिसको इसीलिए ट्रांसलेट हम लोग करते हैं वेजिटेटिव फैकल्टी, यानी कि ये माकूल और मशरूब में इस तरह की तब्दीलियां पैदा करती है कि वो हमारे बदन के अज़ा के बिल्कुल एक उसके मुमासिल या बिल्कुल सेम एज ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन वो चीज़ हो जाए, जिससे कि वो उसका जो तहलील हुई है उसका बदल बन सके, है ना, रेप्लेनिशमेंट कर सके। तो ये आज़ा जब तक नहीं होते हैं हमारे बने हुए, तब तक हम अपने माँ के शिकम में रहते हैं, वहां से हमें ये रतूबत दमविया की सपोर्ट मिलती है। जब हमारे आज़ा मुरक्कबा तैयार हो जाते हैं तो दुनिया में इंसान आ जाता है ना। तो इसकी मिसाल, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप एक किसी बर्ड के अंडे को ले लीजिए, कि अंडे के अंदर अपनी सारी चीजें होती हैं जो उसे माँ बाप से मिली हैं, और वो
चूजा बन के उसमें से निकलता है। और उस वक्त चूजा बन के निकलता है जब वो के उसके अंदर के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इस लायक हो जाएं कि वो जो खा रहा है उसको हजम कर सकें, उससे बॉडी पार्ट्स को रेप्लेनिशमेंट मिल सके और न्यूट्रिशन ले सकें, तगजिया उसका हो सके। तो ये सारी चीज है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से रतूबत, रतूबत चूंकि मादे की हैसियत रखती है इसलिए उसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता, वो भी जरूरी है। अब सवाल ये है कि बरूदत यबूसत होती नहीं है तो बयान क्यों हुई है? तो बयान इसलिए हुई है कि हरारत का लेवल जो बयान किया गया है उसको आप सही से, उसको हम सही से समझ सकें, इसलिए उसकी एक अपोजिट कैफियत या क्वालिटी बयान कर दी है तिब्बा ने बरूदत के नाम से। तो इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह से भी कह सकते हैं कि बरूदत कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हरारत का लो लेवल है, कि जहां भी हरारत लो लेवल में होगी उसे हम क्या कहेंगे? बारिद। जैसे हमने दिमाग को कह दिया कि ये बारिद ऑर्गन है, तो दिमाग रियल में बारिद ऑर्गन नहीं है, बल्कि वो सिर्फ कल्ब और जिगर के मुकाबले में बारिद है, बल्कि वो भी हार ही है क्योंकि जिंदा इंसान के अंदर है। या हमने कह दिया कि बुजुर्गों का जो मिजाज होता है वो बारिद होता है, तो उनका मिजाज बारिद नहीं होता, बारिद सिर्फ जवानों के मुकाबले में या बच्चों के मुकाबले में होता है, वरना एज अ इंसान उनका मिजाज भी हारी है और वो भी हारी होते हैं। ऐसी कोई भी जितनी भी चाहे मिसालें आप समझ सकते हैं कि इस चीज को समझाने के लिए